अरे ब्राह्मण, तू सटिया गया है क्या? तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर नीला कर दूंगा। अरे भाई क्या बात है, आप इनसे इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखिए ना, ये ब्राह्मण मुझे 4 रुपए दे रहा है और मुझसे 1 रुपए की प्यारी मांग रहा है और 1 रुपए का प्यारा मांग रहा है और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से नरम हो और बाहर से टाइट, और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से टाइट हो और बाहर से नरम। अब आप ही बताइए मैं इसे क्या दूं? अरे भाई आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ इन्हें क्या चाहिए। आप इन्हें 1 रुपए की नाखूनी दे दीजिए, जिसे स्त्रियाँ अपने नाखूनों पर लगाती है। ये नाखूनी औरतों की बहुत प्यारी होती है। और 1 रुपए का इन्हें सिंदूर दे दीजिए, क्योंकि सिंदूर स्त्रियों का अत्यधिक प्यारा होता है। ये हो गया प्यारी प्यारा। अब आप इन्हें 1 रुपए का कच्चा नारियल दे दीजिए, जो बाहर से टाइट और अंदर से नरम होता है। और 1 रुपए का इन्हें छुहारा दे दीजिए, जो बाहर से नरम और अंदर से टाइट होते हैं। अरे भाई तो इन्हें साफ साफ बोलना चाहिए ना। दुकानदार तुरंत ही ये सारी चीजें एक थैले में डालकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण तुरंत ही थैला लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटी, आज तो मैं मरते मरते बचा। वो कैसे पिताजी, आप तो एकदम ठीक हैं। बेटी, तुमने जो सामान मंगवाया था उसी के चक्कर में मैं पिटते पिटते बचा। शुक्र है इस इंसान का जिसने मुझे बचा लिया और मैं ये सामान लेकर वापस आ सका। फिर ब्राह्मण सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है। बेटी, मुझे तो लगता है वो आदमी बहुत बुद्धिमान है। हाँ हाँ पिताजी, आपने एकदम ठीक कहा। वह आदमी कोई साधारण नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, यदि वो इतना ही बुद्धिमान है तो फिर जब मैं नदी पार करने वाला था तो मैं अपने धोती को ऊपर उठा लिया था ताकि मेरी धोती भीगे ना और गंदी भी ना हो। लेकिन जब मैंने उस युवक को धोती ऊपर उठाने को कहा तो उसने धोती ऊपर उठाने को मना कर दिया। वो धोती को ऊपर उठाए बिना ही नदी में घुस गया। अरे पिताजी, उन्होंने धोती ऊपर इसलिए नहीं उठाई होगी क्योंकि दरिया में अनेक प्रकार के जहरीले जीव होते हैं। यदि कोई जहरीला जीव उनके शरीर पर काट लेता तो अनर्थ हो जाता। यदि ऐसे कोई जीव उनको काटने की कोशिश करता तो वह कपड़े पर ही रह जाता। हाँ हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कहती हो। लेकिन बेटी, जब ये व्यक्ति यहाँ आया था तो वो तुमसे खड़ा कच्चा और पक्का क्यों पूछ रहा था? पिताजी, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अभी तक मैं कुंवारी हूँ या विवाहित हूँ। जब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कुंवारी हूँ तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया था। अरे वाह बेटी, तो इसका मतलब ये युवक बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, तुम भी कम बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा बेटी, यदि मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करवा दूं तो कैसा रहेगा? पिताजी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वह भी इतने बुद्धिमान है और मैं भी, तो हम दोनों अपने जीवन के प्रत्येक सपनों को साकार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है बेटी, मैं अभी उस युवक को बुलाकर ले आता हूँ। ब्राह्मण जल्दी से वहीं पर जाता है जहाँ पर राजवीर मिला था, लेकिन राजवीर अब वहाँ से जा चुका था। अरे भाई, वो युवक कहाँ गया जिसने आपको ये सामान बताया था? पंडित जी, वो व्यक्ति तो इस ओर को चला गया था। ब्राह्मण जल्दी से उसी ओर जाता है तो देखता है राजवीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे पंडित जी, आपने तो हमें घर से भगा दिया था, तो क्या करो, इसी पेड़ के नीचे ही बैठ गया। अरे बेटा, तुम यहाँ मत बैठो, चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, और कुछ भी कहो पर मुझे घर चलने को मत कहो। एक बार गया था तो मेरा तिरस्कार कर मुझे भगा दिया। अगर इस बार चला गया तो आप मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं तुम्हें कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी बेटी ने बुलाया है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजवीर समझ जाता है कि वह लड़की उसे क्यों बुला रही है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर राजवीर और वह ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? सुंदरी, मैं तुमसे विवाह कर
तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं खुद बेघर हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? लेकिन आपका कोई तो घर होगा जहाँ आप रहते थे। फिर राजवीर अपनी सारी कहानी उस लड़की को सुनाता है। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए? महाराज का सवाल ये है कि मछली जल के अंदर रहती है लेकिन वो पानी कब पीती है? ये सवाल सुनकर पद्मा भी हैरान रह जाती है। वह समझ जाती है कि जो राजा इस सवाल को पूछ रहा है वह एक मूर्ख है। अरे आप इतना घबराते क्यों हैं? मैं जानती हूँ इसका जवाब क्या है। पद्मा की यह बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर उन दोनों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है। अच्छा पिताजी, अब मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे पिता किस हाल में होंगे। अच्छा ठीक है बेटा, आप दोनों ध्यान से जाना। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। उन दोनों को देखकर मंत्री हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? और तुम्हारे साथ ये कौन है? पिताजी, ये आपकी बहू है। फिर राजवीर सारी कहानी अपने पिता को बताता है। लेकिन बेटी, इस सवाल का जवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती हो? पिताजी, आप चिंता न करिए। आप राजा के पास जाइए और कह दीजिए कि आपके सवाल का जवाब मेरी बहू देगी। लेकिन मेरी बहू की एक शर्त है। जब राजा शर्त पूछे तो कह देना मेरी बहू जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। पद्मा की यह बात सुनकर मंत्री राज दरबार में जाता है और राजा को सारी बात बताता है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? महाराज, मेरी बहू सवाल का जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बहू की शर्त मंजूर है। अगले ही दिन पद्मा मंत्री के साथ राजमहल जाती है और मंत्री के साथ पूरे राजमहल में घूमती है। पद्मा घूमते घूमते राजा के अस्तबल की तरफ पहुंच जाती है, जहां राजा के घोड़े बांधे जाते थे। अस्तबल की देखरेख एक रामलाल नाम का व्यक्ति करता था। पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? बेटी, ये राजा का बहुत ही वफादार नौकर रामलाल है। यही अस्तबल की देखरेख करता है। पद्मा अस्तबल की तरफ घूम ही रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आभूषण पर पड़ती है। पद्मा चुपचाप उस आभूषण को उठा लेती है। पिताजी, क्या राजा की कोई पुत्री भी है? नहीं बेटी, राजा की तो ना ही कोई पुत्री है और ना ही कोई पुत्र है। राजा तो निसंतान है। लेकिन बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। बोलिए मंत्री जी, क्या आपकी बहू ने मेरा पूरा राजमहल देख लिया? हाँ महाराज, मैंने आपका सारा राजमहल देख लिया। तो बताओ फिर, मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगी। कल तक आपको जिसको इस सवाल का जवाब सुनवाना है उसे बुला लीजिए। महारानी जी, मैंने सुना है कि महाराज के सवाल का जवाब मंत्री की बहू देगी। अरे आप भी ना, कहाँ उस मूर्ख राजा के मूर्ख सवालों को बताकर इतनी सुनहरी रात को बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? महारानी उस नौकर रामलाल के साथ प्रेम करती थी, इसीलिए रामलाल उसका प्रेमी था। सुबह होते ही राज दरबार में सभी लोग जमा होते हैं। पद्मा भी अपने पति राजवीर तथा अपने ससुर के साथ राज्य सभा में उपस्थित होती है। महाराज, क्या राज्य सभा में सभी लोग आ चुके हैं? हाँ, राज्य सभा में सभी लोग आ चुके हैं। लेकिन महाराज, महारानी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ महाराज, महारानी जी को भी बुला लीजिए, वो भी इस सवाल का जवाब सुन लेंगी।
हाँ हाँ, बात तो ठीक है। अरे सैनिकों, जाओ और महारानी को कह दो कि राजा साहब का उस सवाल का जवाब सुनने के लिए तुम्हें भी बुला रहे हैं। महारानी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं, आप भी चलकर उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अरे दासी, तुम जाओ और रामलाल को बुलाकर ले आओ। दासी तुरंत जाती है और रामलाल को बुलाकर ले आती है। दासी, अब तुम जा सकती हो। इतना सुनकर दासी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है महारानी जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे सुनो ना, महाराज मुझे राज दरबार में बुला रही हैं। तो महारानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चली जाइए। लेकिन रामलाल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ी और गहने पहन लो और लंबा सा घूंघट कर लो और राजा के पास चुपचाप जाकर बैठ जाना। लेकिन महारानी जी, मैं कैसे बैठ पाऊंगा वहाँ पर? अरे आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं करना, बस तुम्हें वहाँ जाकर बैठना है और उस सवाल का जवाब सुनकर वापस लौट कर आना है। मजबूरन रामलाल को साड़ी पहनना पड़ता है। साड़ी पहनकर रामलाल लंबा सा घूंघट मारकर दरबार में पहुंच जाता है और राजा के बगल में जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, महारानी जी इतना लंबा घूंघट क्यों मार रही हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? महाराज, महारानी जी तो आ गई हैं, अब और कोई तो नहीं बचा है। नहीं नहीं, अब कोई भी शेष नहीं है। चलो अब सवाल का जवाब बताओ। महाराज, अभी भी एक आदमी शेष है जिसका नाम रामलाल है। अरे हाँ, मैं तो रामलाल को भूल ही गया। अरे सैनिकों, तुम जल्दी से जाओ और रामलाल को भी बुला कर ले आओ। सैनिक तुरंत ही जाकर देखते हैं तो अस्तबल में कोई भी नहीं होता है। महाराज, रामलाल तो अस्तबल में नहीं है। मुझे लगता है रामलाल घोड़ों के लिए घास लेने गया होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप इस राज्य के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। इस नाते से आप सबसे बड़े हैं यहाँ पर और आपकी ये सारी प्रजा आपके बच्चे के समान है और आप इस प्रजा के पिता हैं। हाँ हाँ पद्मा, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ये मेरी प्रजा मेरे बच्चे के समान ही है। महाराज, यदि ये प्रजा आपके बच्चे के समान है तो महारानी जी ये घूंघट किसे मार रही हैं? महारानी जी से कहिए अपना घूंघट उतार दें, यहाँ पर तो उनके सभी बच्चे हैं। अरे हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी महारानी जी का घूंघट उतारवा देता हूँ। महारानी जी, आप घूंघट किसे मार रही हैं? यहाँ पर तो सभी आपके पुत्र ही हैं। चलो अपना घूंघट उतार दो। राजा के कई बार बोलने पर जब घूंघट नहीं उतरा तो राजा को बहुत क्रोध आया। अरे महारानी, तुम मेरी बात की कोई लाज नहीं रख रही हो। अब तो तुम्हारा घूंघट मुझे ही खोलना पड़े। इतना कहकर राजा घूंघट उठा देता है तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा का मुख तो खुला का खुला ही रह जाता है। महाराज, क्या अब भी आपको अपने सवाल का जवाब जानना है? जब आप अपने घर में ही रहकर अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहाँ पानी पीती है, तो भला कोई व्यक्ति इस मछली के बारे में कैसे बता सकता है कि वह पानी कब पीती है? मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत था जो आपसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा था। सैनिकों, इनमें जिस को भी बंदी बनाया है उन सभी को आजाद कर दो और इस रामलाल के साथ साथ महारानी को भी फांसी पर चढ़ा दो।